प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं शंकर देव शर्मा, प्रवक्ता हिंदी, लोहारघाट, आपका पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, हम इस क्रम में, इस कड़ी में, जिसको हम जारी रखते हुए जो अध्ययन हम कर रहे हैं, फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी संवदिया, उसके बारे में हम अंतिम भाग, जो व्याख्या का भाग है, जिसमें हम गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या, जैसे दूसरे अंक में भी हमने कुछ गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या की, और आज फिर अंतिम भाग, भाग 2 जो है, जो शेष हमारे गद्यांश हैं, उनकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी, जिनका जन्म 4 मार्च 1921 को, निधन 11 अप्रैल 1977 को हुआ। इस कहानी से संबंधित जो हमारी पाठ्य पुस्तक में चित्र है, उसको थोड़ा सा अंकित कर रहा हूं यहाँ पे जानकारी के लिए। पूर्व भी हमने, पिछले अंक में भी हमने ये चित्र आपको यहाँ वीडियो में जो है दिखाए हैं। तो बच्चों, हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं, इससे पहले थोड़ी सी बात इस कहानी के बारे में हम कर लेते हैं। हिंदी के जो अमर कहानीकार है फणीश्वर नाथ रेणु जी, जिन्होंने मिथिला अंचल की भाषा और संस्कृत को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत करके उनको अमर बना दिया। पुराने जमाने में जो लोग थे, वो अपने गुप्त समाचार, अपने संदेश जो है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक गांव से दूसरे स्थान पर जो है, वो मौखिक रूप से पहुंचाया करते थे। और उनको पहुंचाने का काम, जो व्यक्ति, जो माध्यम था, उसे हम संवदिया कहते थे। हमारी ये जो कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु जी की, वो उसी समय की, एक जो हमारे समय का जो वहाँ का वातावरण, उस समय का जो कैसा स्थितियां थी, कैसा समावेश था, तो उसका जो है वर्णन यहाँ पर करती है। रेणु जी की ये कहानी एक संवदिया के संस्मरण पर आधारित है, जिसका नाम हरगोविंद होता है। और ये कहानी जो है, एक जलालगढ़ में एक हवेली है, एक राजघराना हुआ करता था, उसकी बड़ी बहुरिया और संवदिया के बीच जो संवाद है, उस पर केंद्रित है, उससे संबंधित ये कहानी है। बड़ी बहुरिया, जिसके पति जो है वो स्वर्ग सिधार चुके हैं, और देवर देवरानियां उसको छोड़कर, हवेली में अकेला छोड़कर जो है वो शहर जा चुके हैं, उसके पास रहने वाला कोई नहीं है। अब उसके पास आय का साधन भी कोई नहीं है, क्योंकि जब बड़ी बहुरिया के पति का स्वर्गवास हुआ था, तो सबने जो है, रिश्तेदारों ने मिल के सारे जो बंटवारा कर लिया था, जमीन का, घर का और संपत्ति का, यहाँ तक कि कहते हैं कि बड़ी बहुरिया की साड़ी के भी 3 टुकड़े उन्होंने कर दिए थे, उसका भी बंटवारा किया था। तो इस प्रकार ये करुणापूर्ण जो कहानी है, इसमें बड़ी बहुरिया जो है अपना संवाद जो है वो अपनी माँ के पास भेजना चाहती है, और संवदिया जो हरगोविंद है उसको हवेली में बुलाती है, उसको अपना संवाद सुनाती है, और वो उसके मायके जाता है। लेकिन वहां पर जाकर वो संवाद सुना नहीं पाता, उसकी मनस्थिति जो है वो बड़ा दुखी है। बड़ी बहुरिया के आंखों में आंसू, और साग, बथुआ साग खाकर जो है वो गुजारा कर रही है। वहां मायके में जब वो उसकी माँ के घर जाता है, तो वहां उसकी आवभक्त होती है, वहां पर उसे विभिन्न प्रकार के पकवान खिलाए जाते हैं, तो उसे याद आती है कि वहां पर बड़ी बहुरिया जो है बथुआ साग खा रही होगी, और यहाँ इस उच्च घराने की जो बेटी है, वहां पर उसकी ये दयनीय दशा है। तो इस प्रकार सोचता है, तो उससे खाना भी नहीं खाया जाता, और वापस वो बिना संदेश सुनाए, कोई संदेश नहीं सुनाता है, और वापस जो है वो आ जाता है, और बड़ी बहुरिया से आकर उसके चरणों में गिरकर उससे माफी मांगता है, और कहता है कि अब आप यहाँ से ना जाएं,
इस हवेली को, इस गांव को ना छोड़े, मैं आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगा, आपके सारे काम करूंगा। तो इस प्रकार ये कहानी का थोड़ा सा मैंने आपको सारांश यहाँ पर बताया है बच्चों, पहले भी हमने इसकी चर्चा की है। अब चलते हैं जो आज का हमारा गद्यांश है। अब ये संवाद जो है संबदिया और बड़ी बहुरिया की माता के बीच का है। तो जब माता पूछती है कि कोई संवाद आप लाए हैं, तो संबदिया कहता है जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे बड़ी बहुरिया ने कहा है कि यदि छुट्टी हुई तो दशहरा के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी। बूढ़ी माता चुप रही। हर गोविंद बोला, छुट्टी कैसे मिले, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही है। बूढ़ी माता बोली, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर दीदी को लिवा लाओ, यहीं रहेगी। वहां अब क्या रह गया है, जमीन जायदाद तो चली गई है। तीनों देवर अब शहर जाकर बस गए हैं, कोई खोज खबर भी नहीं लेते। मेरी बेटी अकेली है। तो बच्चों इस प्रकार हमारे को परीक्षा में जो ये गद्यांश जो है आता है, जिसकी हमने अब सप्रसंग व्याख्या यहाँ पर हम बता रहे हैं वैसे करनी होती है। सबसे पहले प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 2 में संकलित महान कथाकार फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उनकी कहानी संबदिया से अवतरित है। इस कहानी में लेखक संदेशवाहक हरगोविंद के माध्यम से जलालगढ़ की बहू की मार्मिक कथा सुनाता है। हरगोविंद बड़ी हवेली और बड़ी बहू की दुर्दशा के बारे में सोचता है। यह मार्मिक कहानी एक संदेशवाहक हरगोविंद के अंतर्द्वंद को जो है प्रकट करती है। हरगोविंद चाहकर भी अपने गांव की बड़ी बहू की दुर्दशा का संदेश उसकी मां को नहीं दे पाता। बड़ी बहू की मां बेटी का संवाद पूछने पर वह कहता है, व्याख्या में हम देखेंगे, बड़ी बहू ने कहलवाया है कि दशहरे के उत्सव पर जब वे गंगा स्नान के लिए आएंगी तो आपसे मिलने भी आएगी। मेले के अवसर पर ही मिलन संभव हो सकेगा। यह बात सुनकर मां चुप रही। हरगोविंद ने आगे बात बताते हुए कहा कि बड़ी बहू घर के कामों में बहुत व्यस्त रहती है, इसलिए अभी नहीं आ पाई। बड़ी बहू की मां अपनी बेटी के ससुराल की हालत से अनजान नहीं है। वह हरगोविंद से कहती है कि उसने तो पहले भी कई बार अपने बेटे से कहा है कि वह अपनी बहन को साथ ले आए। वह कहती है कि अब बेटी के ससुराल में बचा ही क्या है। बेटी के विधवा होने के पश्चात वहां की जायदाद बढ़ चुकी है, समाप्त हो चुकी है। तीनों देवर शहर जाकर बसे हैं। वह अब वहां मेरी बेटी जो है उसका हालचाल पूछने भी नहीं आते। वह दुख से कहती है कि उसकी बेटी अब वहां पर बिल्कुल अकेली है। तो ये इसकी व्याख्या हम ऐसे, अब इसका विशेष जैसे हम काव्य में भी करते हैं, विशेष में संबदिया हरगोविंद अपने गांव की बहू का संदेश न देकर अपनी ओर से बातें बनाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि बड़ी बहू की दुर्दशा की कहानी कहकर उसकी मां को दुखी करे और अपने गांव के लोगों की कठोरता प्रकट करे। मां का हृदय अपनी बेटी की हालत बिना बताए ही जान लेता है। गद्यांश की भाषा सरल, भावात्मक एवं बोलचाल की भाषा है। तो बच्चों इस प्रकार हम ये इसको लिखे हैं, पेपर में भी परीक्षा में भी हम ऐसे ही लिखते हैं। अब अगला गद्यांश लेते हैं। जलपान करते समय हरगोविंद को लगा बड़ी बहुरिया दालान पर बैठी उसकी राह देख रही होगी, भूखी प्यासी। रात में भोजन करते समय भी बड़ी बहुरिया मानो सामने आकर बैठ गई। कर्ज उधार अब कोई नहीं देते, एक पेड़ तो कुत्ता भी पालता है, लेकिन मैं मां से कहना। हरगोविंद ने थाली की ओर देखा। भात, दाल, 3 किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार। बड़ी बहुरिया बथुआ साग उबाल कर खा रही होगी। ऐसे उसको खाना, जब उसको शाम को अपने खाना खाया रात को, तो उसे बड़ी बहुरिया की जो है याद आ जाती है, और वो ये वर्णन यहाँ पंक्तियों में किया गया है। प्रसंग इसका कुछ पूर्ववत ही है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित महान कथाकार फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित
उनकी कहानी संबंधिया से अवतरित है। इस कहानी में लेखक संदेश वाहक हरगोविंद के माध्यम से जलालगढ़ की बहू की मार्मिक कथा सुनाता है। हरगोविंद बड़ी बहू के मायके में पहुंचकर असली संदेश नहीं दे पाता, जिससे उसकी आत्मा पर बोझ बना रहता है। उसका धर्म है संदेश को ज्यों का त्यों दोहराना। वह अपने धर्म को न निभा पाने के कारण संकुचित भी है, संकोच भी कर रहा है, और जलपान करते हुए वह सोचता है। व्याख्या। जब वह बड़ी बहू के मायके में जलपान कर रहा था, तो उस समय बड़ी बहू अपनी टूटी हवेली की बाहरी हिस्से पर भूखी प्यासी बैठी उसकी प्रतीक्षा कर रही होगी। रात को जब हरगोविंद भोजन करने लगा तो उसे लगा कि बहू उसके पास आकर बैठ गई है और रो कर कह रही है कि अब तो उसे कोई उधार भी नहीं देता। यूं तो अपना जो पेट है कुत्ता भी पाल लेता है, परंतु वह क्या करे। वह कहती है कि मेरी हालत मां को अवश्य बताना। हरगोविंद ने अपने सम्मुख परोसी थाली में 3 तरह की सब्जियां, पापड़, अचार, बासमती चावल आदि को देखा तो फिर सोचा कि इस समृद्ध घर की बड़ी बेटी आज साग बथुआ खाकर गुजारा कर रही है, उससे खाना नहीं खाया गया। तो इस गद्यांश का जो है ये व्याख्या थी बच्चों। अविशेष हरगोविंद को एक संवेदनशील भावुक संदेश वाक्य के रूप में यहाँ पर लेखक ने चित्रित किया है। गद्यांश की भाषा सरल बोलचाल की भाषा है। बड़ी बहू की दुर्दशा का मार्मिक चित्र जो है यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है। अगला काव्यांश देखते हैं बच्चों। हरगोविंद महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल ही चल पड़ा। 10 कोस तक वह मानो बाई के झोंके पर रहा। कस्बा शहर पहुंचकर उसने पेट भर पानी पी लिया। पोटली में नाक लगाकर उसने सूंघा, आह, बासमती धान का चूड़ा है, माँ की सौगात बेटी के लिए। नहीं, वह इससे एक मुट्ठी भी नहीं खा सकेगा। किंतु वह क्या जवाब देगा बड़ी बहुरिया को। उसके पैर लड़खड़ाए। अभी वह कुछ नहीं सोचेगा, अभी सिर्फ चलना है, जल्दी पहुंचना है गांव। बड़ी बहुरिया की डबडबाई हुई आंखें उसको गांव की ओर खींच रही थी। मैं बैठी राह ताकूंगी, ताकती रहूंगी। तो यहाँ पर उस समय का जब संबदिया जो है हरगोविंद बड़ी भौरिया के मायके से जब वापस आता है तो उसके पास गाड़ी के टिकट के पैसे भी नहीं होते और वो पैदल चल पड़ता है। तो पैदल चलकर वापस आता है और रास्ते में वो बड़ी भौरिया के बारे में ही सोचता रहता है। तो इसका प्रसंग भी बच्चों पूर्ववत ही रहेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित महान कथाकार फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उनकी कहानी संबदिया से अवतरित है। इस कहानी में लेखक संदेशवाहक हरगोविंद के माध्यम से जलालगढ़ की बड़ी बहू की मार्मिक कथा सुनाता है। हरगोविंद अपने गांव की बड़ी बहू का दुखद संदेश उसकी मां को दूर गांव में देने जाता है, परंतु लाज के मारे दे नहीं पाता। संदेश दिए बिना घर लौटते समय उसकी मनोदशा का मार्मिक चित्रण इन पंक्तियों में किया है। व्याख्या। कटिहार से जलालगढ़ लगभग 28 मील था। हरगोविंद के पास रेल का टिकट खरीदने के पैसे नहीं थे और बिना टिकट यात्रा वह डरता था। इसलिए भोर होते ही यानी कि अंधेरे में ही पैदल ही वो गांव से अपने गांव की ओर चल पड़ा। कटिहार से अंधेरे में चलते समय डर ना लगे और चलने की हिम्मत बनी रहे, इसलिए वे हनुमान जी को याद करता जा रहा था। 10 मील दूर तो वह आवेश में ही पार कर गया। कस्बा शहर पहुंचकर उसने पेट भर पानी पिया। भूख लग रही थी। उसके पास बहुरानी के लिए दिए हुए मां द्वारा भिजवाए गए बासमती का चिवड़ा भी था, परंतु वह उसमें से मुट्ठी भर लेने को तैयार न था। माँ ने जो भेंट बेटी के लिए भेजी थी वह उसमें बेईमानी नहीं कर सकता था। वह सोच रहा था कि संदेश न देने के कारण बहुरानी को क्या बताएगा। भूख और थकान के मारे उसके पांव लड़खड़ाने लगे। उसने सोचा कि वह इस विषय पर नहीं सोचेगा। बड़ी बहू की आंसू भरी आंखें
उसे अपनी ओर खींच रही थी। वह चला जा रहा था। उसे लग रहा था मानो बड़ी बहू रानी आंसू डूबी आंखों से कह रही हो कि वह उसके इंतजार में बैठी है। विशेष में संवदिया हरगोविंद की मनोदशा का सुंदर चित्रण यहाँ पर हुआ है। भाषा सरल, रोचक एवं भावात्मक है। हरगोविंद की संवेदनशीलता का चित्रण यहाँ पर हुआ है। तो बच्चों, अगला जो हमारा अंतिम गद्यांश है हम उसको लेते हैं। हरगोविंद जो है वो जलालगढ़ पहुंच गया, लेकिन भूख प्यास के मारे पैदल चलने के कारण वह जैसे ही जलालगढ़ पहुंचता है वो बेहोश हो जाता है। और फिर वहां पर सारे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं। बड़ी बहुरिया उसको सहलाती है, थोड़ा दूध पिलाती है, पानी छिड़कती है उसके मुंह पर, तो उसको होश आ जाता है। अब उस इस गद्यांश में ये वर्णन यहाँ पर है। हरगोविंद होश में आया, बड़ी बहुरिया दूध पिला रही है। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर बड़ी बहुरिया का पैर पकड़ लिया। बड़ी बहुरिया, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो। मैं अब निठल्ला नहीं बैठूंगा, नहीं बैठा रहूंगा, तुम्हारा सब काम करूंगा। बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी, बोलो। अब इसका प्रसंग भी बच्चों कुछ कुछ पूर्ववत ही है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित महान कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उनकी कहानी संवदिया से अवतरित है। इस कहानी में लेखक संदेश वाहक हरगोविंद के माध्यम से जलालगढ़ की बड़ी बहू की मार्मिक कथा सुनाता है। हरगोविंद अपने गांव की बड़ी बहू का दुखद संदेश उसकी मां को दूर गांव देने जाता है, परंतु लाज के मारे दे नहीं पाता। रास्ते में बिना कुछ खाए पिए ही वह जलालगढ़ पहुंचने पर वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आया तो उसने अपने को बड़ी बहू की हवेली में चारपाई पर पड़े पाया। वह बड़ी बहू के पैर पकड़कर कहता है। अब व्याख्या। बड़ी बहू रानी, मुझे माफ कर दो, मैं आपका संदेश आपकी माता जी को नहीं दे पाया। उसने बहू रानी से प्रार्थना की कि वह गांव छोड़कर जाने का विचार त्याग दे। उसने कहा कि वह उसका बेटा बनकर उसकी सेवा करेगा, उन्हें कोई कष्ट नहीं होने देगा। उसने रोते हुए कहा कि सारे गांव उसे अपनी माँ की तरह मानता है, सारा गांव उसे अपनी माँ की तरह मानता है, वह स्वयं भी उसे माँ मानता है। उसने प्रतिज्ञा की कि अब वह बेकार नहीं बैठेगा, परिश्रम करेगा, बहू रानी माँ की सब काम करेगा। उसने आग्रह पूर्वक बड़ी बहू रानी से पूछा कि क्या ऐसा होने पर भी वह गांव और घर छोड़कर जाना चाहोगी। बच्चों की तरह जिद करने लगा कि वह गांव छोड़कर ना जाए। विशेष इन पंक्तियों में हरगोविंद के चरित्र का उज्जवल एवं भावतापूर्ण पक्ष सामने आता है। गद्यांश की भाषा सरल तथा भावपूर्ण है। तो बच्चों, ये संवदिया कहानी के कुछ गद्यांश जिनकी हमने सब प्रसंग व्याख्या का अध्ययन किया, ये हमारी परीक्षा का एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है। मैं आपसे पुनः इस बात को कहता हूँ। तो हमारा ये कहानी जो संवदिया कहानी है, आज इसका अंक समाप्त होता है। कहानी हमारी, इसका अध्ययन समाप्त होता है। और अगले अंक में हम पुनः मिलेंगे। इसके साथ ही बच्चों, धन्यवाद।